दोस्तों, अगर मार्केट में ओयो का आईपीओ आएगा तो क्या आप लोगे? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उस आईपीओ को लोगे? हाँ या नहीं? अगर लोगे तो क्या सोच के लोगे, और नहीं लोगे तो क्या सोच के नहीं लोगे? उसका क्या रीजन हो सकता है? आज ओयो की हम केस स्टडी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल टॉक। अगर मैं ओयो की बात करूं तो ओयो के जो फाउंडर हैं वो रितेश अग्रवाल हैं। ओयो का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। 2013 में ये नया स्टार्टअप जो आया है, करीब 8 साल के अंदर 75,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई। रितेश अग्रवाल वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर भी बन गए। तो इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे। दोस्तों, बात स्टार्ट होती है 2012 की। रितेश अग्रवाल की कहानी है, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं और इनका जन्म रायगढ़ में हुआ था। जैसे नॉर्मल फैमिलीज में होती है, इनके भी घर वाले यही चाहते थे कि ये आईआईटी क्रैक करें और इनके फैमिली ने इन्हें कोटा भेजा था स्टडी के लिए। लेकिन पढ़ाई में इनका कुछ मन नहीं लगा और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई क्विट कर दी और ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया। जब ये ट्रैवल करते थे तो अलग अलग होटल में विजिट करते थे। तो होटल्स जब ये विजिट करते थे तो वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करते थे कि जो बेसिक्स फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही है। तो 2012 में इन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप किया था, ऑरेबल स्टेज नाम का। इन्होंने एक स्टार्टअप किया था, वो स्टार्टअप उतना चला नहीं। 2013 में आके उसी को इन्होंने ओयो में कन्वर्ट कर दिया। अब ओयो का मतलब ये है, ओयो स्टैंड फॉर ऑन योर ओन रूम, सिंपल यही है। तो अब ओयो की अगर मैं कहानी बात करूं तो ओयो जो चलने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, पहले वो समझते हैं। जब भी हम सुनते हैं ओयो तो हमें दो ही चीज दिखता है, या तो होटल्स या तो होम स्टे। बिल्कुल, और इसी के लिए वो बनाया भी गया था। और ओयो इंडिया का लार्जेस्ट चेन है और वर्ल्ड का थर्ड होटल लार्जेस्ट चेन है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अगर मैं ओयो की बात करूं तो ये जो इनके पास, जो रितेश अग्रवाल के पास जो बिजनेस आइडिया आया, वो कैसे आया आप वो समझें। जो बेसिक्स चीज होती है होटल में, जो होटल वाले पहले प्रोवाइड नहीं करते थे, इन्होंने उसी पे फोकस किया। तो सबसे पहला जो रीजन था कि बजट बजट कि लोगों को जो होटल मिल रहे हैं वो बहुत मिनिमम रेट पे मिल जाए और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। दूसरा रीजन क्या था कि जितने भी अनब्रांडेड होटल थे उनको एक ब्रांड कर दिया जाए। और बहुत अच्छा, ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा दिमाग था कि अनब्रांडेड होटल को ब्रांड कर दिया जाए। इनका मेन फोकस क्या था कि लोकेशन अच्छी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वालिटी अच्छी से अच्छी दी जा सके। तीसरी चीज क्या थी कि प्राइस पे फोकस किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने इन तीनों चीजों को बहुत ध्यान से समझा और बहुत बारीकी से इन चीजों को समझा और इन तीनों पे काम किया। इन्होंने फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करती थी, ये बेसिक्स थिंग्स, जैसे कि फ्री वाईफाई, एसी और ब्रेकफास्ट। लोगों को ये तीन चीजें जब फ्री में मिलती है तो लोग बहुत अट्रैक्टिव होने लगे। दूसरा, बजट का बहुत ध्यान रखा। तीसरा, प्राइवेसी का। इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि कपल्स को होटल मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो इस चीज को इन्होंने ध्यान रखा और इस पर काम किया और इस पर बहुत सारे मीम्स भी बने और माउथ एडवर्टाइजमेंट बहुत हुई कंपनी की। उसके बाद इनका ही एक जो सबसे बड़ी चीज फोकस थी वो हॉस्पिटैलिटी पे थी। तो इन्होंने 26 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए ताकि ये इंप्लॉयज को हॉस्पिटैलिटी की लेसन सिखा सके, वो समझा सके, ताकि लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले। तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो अपना ऐप बनाया था उसमें 5 to 10 सेकंड्स के अंदर इजीली होटल की रूम की बुकिंग हो जाती थी, पेमेंट हो जाता था ऐप के थ्रू, और लोगों को चेक इन चेकआउट करने का इशू नहीं होता था। ये लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। अगर मैं इनकी जर्नी की बात करूं तो 2013 में इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। 2015 में इनको 184 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, सीरीज ए नाम से फंडिंग इन्हें मिली। और बहुत सारी कंपनियों ने, ऑलमोस्ट करीब 19 कंपनियों ने इस ओयो के जो स्टार्टअप पे था वो इन्वेस्ट किया। तो इसके कारण जो ओयो का ग्रोथ हुआ वो डे बाय डे बढ़ता गया। 2018 में जाके इन्होंने अपनी सर्विसेज एक्सपेंड करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला इन्होंने एक्सपेंड किया मलेशिया में। मलेशिया के बाद नेपाल में किया, चाइना में किया और यूरोपियन कंट्री में की। और आज के डेट में करीब 800 सिटीज में इनकी सर्विसेज हैं, 43,000 होटल हैं और 21 लाख से ज़्यादा रूम्स हैं ओयो में। आज के टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इतनी सर्विसेज इन्होंने एक्सपेंड कर दी। और 2020 में ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो एप्लीकेशन थी, ओयो एप्लीकेशन, करीब वो 5 करोड़ एप्लीकेशन लोगों ने डाउनलोड किया। तो 5 करोड़ इनके यूजर ऐसे ही हो गए। और काफ़ी इन्होंने इस चीज़ पर काम भी किया। इनका जो डेटा साइंटिस्ट की टीम थी, इनकी जो डेटा एनालिटिक्स की टीम थी, उस पर इन्होंने बहुत काम किया। एआई की हेल्प से लेके इन्होंने अपने जो स्टार्टअप को है वो बहुत बूस्ट कर दिया था। इनके अगर मैं कॉम्पिटिटर की बात करूं तो जिसमें एयरबीएनबी है, Booking.com है, यात्रा.com है और भी सारे हैं जो इनके कॉम्पिटिशन में है। लेकिन इन्होंने जिस चीज़ों को पकड़ा, जो प्रॉब्लम लोगों की एक्चुअल पकड़ी, इन्होंने इस पर काम किया और बहुत अच्छा काम किया। 2018 आते आते ऑलमोस्ट करीब 75 करोड़ की वैल्यूएशन इन्होंने कलेक्ट कर ली। तो इतना तेजी से जो उनका ग्रोथ हुआ, तो इतनी तेजी से उनका जो एक्सपेंड हुआ, लेकिन वहां से थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट भी आई ओयो के साथ।
और जो ये ग्राफ बढ़ता जा रहा था वो ग्राफ क्या हुआ, अब वो नीचे आने लगा। अब वो ग्राफ नीचे आने का रीजन क्या था, आप वो समझे। सबसे पहला जो रीजन था कि कई सारे ऐसे केसेस आ गए कि ओयो में जो कपल्स जाते थे, उन जिस रूम को वो लेते थे उसमें कैमरा लगे होते थे। तो कुछ ऐसे केस भी हैं कि सीसीटीवी के थ्रू से वो रिकॉर्डिंग करके और कस्टमर से उन्होंने पैसे मांगना स्टार्ट किए। फंड का इशू था। अगर कस्टमर होटल बुक कर देता था, पेमेंट कर देता था, और ड्यू टू एनी सिनेरियो अगर कस्टमर को जब वो होटल कैंसिल करना होता था तो कस्टमर के अकाउंट में रिफंड नहीं आता था। ये लोगों को सबसे, जब भी पैसे की बात आती है ना तो लोग फिर नहीं रुकते हैं, क्योंकि जब आप पैसे ले रहे हैं तो आप सर्विस दें लोगों को। लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, बस आप उन्हें सर्विस दें तो लोग आपको पैसे देंगे। आप जितना मांगेंगे लोग आपको उतने पैसे देंगे, बस आप उन्हें सर्विस दें। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि हिडन चार्जेस रख दिए थे, जो कि होटल से बहुत सारे हिडन चार्जेस लेते थे। एक बैंगलोर के होटल ओनर ने ये बोला कि जब मैंने ओयो में अटैच किया था रूम तो मेरी इनकम करीब 1 से 2 लाख रुपए महीने की थी, लेकिन इसके पहले जब मैंने ओयो में अटैच नहीं किया था तो मैं मंथली करीब 5 से 6 लाख रुपए कमाया करता था। तो यहाँ पे जो होटल वालों के दिमाग में क्लिक किया ना कि ये एक तो हिडन चार्जेस लेते थे, प्लस जो कस्टमर जो रूम बुक करता था और जो पेमेंट करता था ओयो की पेमेंट मेथड से, वो पेमेंट होटल वालों को पहुंचता ही नहीं था। फिर जब कस्टमर रूम नहीं लेने जाता था तो वहां पे होटल वाले सीधा मना कर देते थे कि नहीं, हम आपको रूम नहीं दे सकते हैं क्योंकि पेमेंट हमारे पास आया नहीं, अगर आपको रूम लेना है तो आप यहाँ पेमेंट करें। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आए और बहुत सारी ऐसी केसेस अलग अलग तरीके से वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डाला करते थे। कस्टमर को प्राइवेसी नहीं मिल पा रही थी, लोगों को वो सर्विस नहीं मिल पा रही थी, जिससे लोग बहुत नाराज होने लगे। होटल वाले अलग परेशान होने लगे ओयो वाले से। तो करीब 500 होटल ऐसे थे जो ओयो से डिटैच हो गया। लेकिन यहाँ पे ओयो ने एक चालाकी क्या दिखाई कि जितने भी होटल डिटैच हो गए थे उनको सोल्ड आउट करके, ताकि कस्टमर्स को ये लगे कि नहीं, ओयो के रूम अभी भी बहुत तेज से बुक हो रहे हैं और लोग फटाफट रूम बुक कर सके। की वैल्यूएशन थी वो जैसे जैसे ऊपर गई वैसे वैसे नीचे आने लगी। 2018 में 422 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था ओयो को। तो फाइनेंशियल ईयर अगर 2019 की बात करूं तो ओयो को ऑलमोस्ट करीब 2700 करोड़ का लॉस हुआ। और अगर फाइनेंशियल ईयर में 21 की बात करूं तो ओयो को ऑलमोस्ट 2140 करोड़ का लॉस हुआ, जो कि बहुत बड़ा लॉस था। अब यहाँ पे ओयो ये प्लान कर रहा था कि वो अपनी आईपीओ लॉन्च करे। संस्था है FHRAI, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, जो कि इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखती है। तो उन्होंने सीधा एक चीज़ बोला ओयो को कि आप सर्विसेज तो कस्टमर को दे नहीं पा रहे हो और आप आईपीओ लॉन्च करने की बात कर रहे हो। तो अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आपके सर्विसेज से तो आप आईपीओ लॉन्च क्यों कर रहे हो मार्केट में। हालांकि रितेश अग्रवाल का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें इनका ये कहना था कि 2023 आते आते ये ओयो को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देंगे और इसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल चैन बना देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। जी हाँ, अब मैं इनके अगर आईपीओ पे बात करूं दोस्तों, तो आईपीओ किसी भी कंपनी का अगर आप कभी भी लेना है तो आप एक चीज़ का बहुत ध्यान देना, उस कंपनी की हिस्ट्री आप जरूर देखना कि उस कंपनी की सर्विस कैसी है। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो जो सर्विस वो अपने कस्टमर या क्लाइंट को डिलीवर करिए, क्या वो प्रॉपर सर्विसेज उसके कस्टमर और क्लाइंट हैप्पी है या नहीं उस सर्विस से। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो ओयो के साथ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।